तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ रहे हैं तारे तारे के बारे में या स्टार के बारे में, इसके जीवन चक्र के बारे में। तो तारा वही है जिसे हम रात में देखते हैं, आसमान में टिमटिमाता हुआ दिखता है। और अगर हम बात करें कि तारा है क्या, तो ये एक प्रकार का खगोलीय पिंड है जो कि हमेशा प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता रहता है। ये हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के विशालकाय बादलों से मिलकर बना होता है। और आकाशगंगा में जो हाइड्रोजन और हीलियम और उपस्थित होते हैं, तो इन्हीं के घने बादलों के इकट्ठा होने से इनका जीवन चक्र प्रारंभ होता है। और होता क्या है कि आकाशगंगा की घूर्णन से ब्रह्मांड में जो गैसों के बादल विद्यमान होते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। और जब अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, इनमें ये गैस के बादल होते हैं, इनमें सिकुड़न प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी दशा में जब सिकुड़न इनमें प्रारंभ होना चालू हो जाता है, तो अंत में ये गैस के बादल, जिनको निहारिका कहा जाता है, उनमें इतना संकुचन होता है कि वो एक अत्यधिक सघन पिंड के रूप में बदल जाते हैं, जिसको प्रोटो स्टार कहा जाता है। और यह जो प्रोटो स्टार है, ऐसी अवस्था तारे के निर्माण का पहला अवस्था या पहला चरण है। अब क्या होता है कि जो प्रोटो स्टार है, इसके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं किया जाता, और इसी के साथ साथ यहाँ पे तारे का निर्माण चालू हो जाता है। अब क्या होता है कि जो प्रोटो स्टार है या जो सघन पिंड है, इसमें ये एक अत्यंत सघन गैसीय पिंड होता है। और इसमें क्या होता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें आगे और संकुचन होता रहता है। और जैसे ही इस प्रोटोस्टार में संकुचन चालू होता है, तो जो धूल के बादल होते हैं, जिसे निहारिका कहते हैं, उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और जब ये हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराते हैं, तो उनकी इस टक्कर से प्रोटोस्टार के तापमान में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने लग जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोटो स्टार हैं, तो इनके संकुचन की जो प्रक्रिया है, ये लाखों वर्ष तक जारी रहती है। इस दौरान क्या होता है कि जो प्रोटो स्टार है, इनका आंतरिक तापमान बढ़ना चालू हो जाता है। और इस बढ़े हुए तापमान पर जो हाइड्रोजन होता है, उनका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ हो जाता है, और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और इसी अवस्था में अब क्या है, ये पूर्णतः तारा बन जाता है। तो ये तारा के निर्माण की प्रक्रिया इस तरह होती है कि पहले प्रोटो स्टार बना, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसका हाइड्रोजन, जो उसके नाभिक का हाइड्रोजन है, वो हीलियम में बदल जाता है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण तारे का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि तारे के जीवन में और क्या क्या चरण आता है, तो भाई ये तो इसका प्रारंभिक चरण हो गया कि अब तारा बन गया। तो अब तारे का अंतिम चरण भी आता है। तो अंतिम चरण जो आता है, वो उसकी बात कर लें, तो जब तारे का अंतिम चरण आता है, तो उस दशा में क्या होता है कि अंतिम चरण से के पहले भाग में ये रेड जायंट स्टेप में पहुंचता है। और यहाँ पे क्या करता है, एक रेड जायंट स्टार बन जाता है, यानी कि रक्त दानव तारा में बदल जाता है। और क्या करता है, अपने द्रव्यमान के आधार पर या तो श्वेत वामन तारा बन जाता है और समाप्त हो सकता है, या फिर सुपरनोवा तारे के रूप में इसका विस्फोट हो सकता है। और लास्ट में क्या होता है कि अंततः न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बनकर ये समाप्त हो जाता है। तो तारे का जीवन ऐसे खत्म होता है। अब बात कर लें कि जो के तारे के जीवन का जो अंतिम चरण होता है, रेड जॉइंट चरण, उसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने जाना कि तारे की प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि जब तारे का निर्माण होता है, तो उसके नाभिक में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है। और और जैसे जैसे समय बीतता है, तो समय बीतने के साथ जो केंद्र का जो हाइड्रोजन होता है वो समाप्त होने लगता है, जिसके कारण उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। और ऐसी दशा में क्या होता है, जो तारे का केंद्रीय भाग है वो संकुचित होने लगता है और गर्म होने लगता है। और उस अवस्था में तारे के केंद्रीय भाग में सिर्फ हीलियम बचा रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जब उसके आंतरिक भाग में हीलियम बचा हुआ है, लेकिन जो तारे का बाहरी भाग है, वहाँ अभी भी कुछ हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं। और ऐसी दशा में जो इनकी संलयन की प्रक्रिया है वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। अब क्या होता है कि जो तारों का संतुलन है,
वो बिगड़ जाता है, क्योंकि अंदर जो है उनका एनर्जी या फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। तो इसको दोबारा संतुलित करने के लिए क्या करता है तारा, अपने बाहरी क्षेत्र में फैलाव कर लेता है, वो खूब बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार जो तारे का आकार है बहुत बड़ा और लाल रंग का हो जाता है। तो इसे ही हम रेड जायंट तारा या रक्त दानव तारा कहते हैं। और अगर हम सूर्य के संदर्भ में बात करें या सूरज के संदर्भ में, तो सूरज भी आज से लगभग 500 मिलियन वर्ष के बाद एक रेड जायंट के तारे के रूप में बदल जाएगा। और जो सूर्य का बाहरी फैलता हुआ भाग है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि जो आंतरिक ग्रह हैं जिनमें बुध शुक्र पृथ्वी, इन तीनों को निगल जाएगा। तो अब क्या होता है कि जब एक तारा अपने रेड जायंट स्टार की स्टेप तक पहुंच जाता है तो इसका भविष्य जो है इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे दो अवस्थाएं हो सकती है। पहला कि यदि जो तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर है या चंद्रशेखर सीमा के बराबर है, चंद्रशेखर सीमा यानी कि 1.4 ms से कम या बराबर है, तो ये जो रक्त दानव तारा है इसके बाहरी आवरण का विस्तार नहीं होगा और ये अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन तारा में बदल जाएगा और जो कि अंततः अंतरिक्ष में जाकर पदार्थ के सघन पिंड के रूप में बदल जाएगा। और दूसरा अवस्था ये है कि अगर तारे का जो प्रारंभिक द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है तो जो रेड जेंट स्टार है वो सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोट कर जाएगा और इस विस्फोटित सुपरनोवा तारे का जो क्रोड है वो संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा या अंततः ब्लैक होल बना लेगा। तो अब हम बात कर लें थोड़ी सी श्वेत वामन तारे के निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, ये तारे के खत्म होने की कहानी मतलब जानकारी है ये। तो जान लीजिए कि क्या होगा जब जो रेड जेंट स्टार या रक्त दानव तारा है उसका प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो, तो वो क्या करता है अपना फैला हुआ बाहरी जो आवरण है वो खो देता है और केवल जो उसका क्रोड है वो बचा रहता है और उसमें हीलियम रहता है। तो ये क्रोड क्या करता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे बहुत ही अधिक सघन पिंड में संकुचित होने लग जाता है और जब ये इस क्रोड का संकुचन होता है तो संकुचन से क्रोड का जो तापमान है बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे क्या है नाभिकीय संलयन का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है और जो हीलियम है वो भारी तत्वों में जैसे कि कार्बन में परिवर्तित होने लग जाता है और ऊर्जा की बहुत ही विशाल मात्रा मुक्त होती है। तो इस तरह क्या है जो क्रोड का पूरा हीलियम है वो थोड़े ही समय में कार्बन में बदल जाता है और संलयन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। अब क्या होता है कि जैसे ही तारे के अंदर जो ऊर्जा पैदा हो रही थी वो पैदा होना बंद हो जाएगी, तो तारे का जो क्रोड है अपने खुद के भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वो श्वेत वामन तारा बन जाएगा और धीरे धीरे वो ब्लैक डार्क स्टार में परिवर्तित हो जाएगा। और इस तरह ये जो श्वेत वामन की तारे के निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और दूसरा क्या होता है नोवा तारा का निर्माण और न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल का निर्माण होना, ये अंतिम अवस्था है। तो क्या होगा कि जब कोई विशाल तारा यानी जब बड़ा तारा जिसका जो कि रेड जेंट स्टार की अवस्था में हो और इसका जो प्रारंभिक द्रव्यमान हो वो सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो, तो क्या होता है जो विशाल तारा है ये अपने बाहरी आवरण को नहीं खोता है और इसके विशाल आवरण में बहुत ही अधिक मात्रा में हीलियम रहता है। ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर क्या करता है संकुचित होने लगता है और फिर से बहुत ही ज़्यादा ताप उत्सर्जित करने लग जाता है। और तब क्या होता है कि जब ये बहुत ही ज़्यादा तापमान उत्पन्न करता है तो इसके केंद्र में जो हीलियम का है, हीलियम का संलयन कार्बन में होने लग जाता है और ये बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। अब चूंकि ये जो तारा है विशाल और हीलियम से भरा होता है, हीलियम से युक्त है, इसलिए बहुत ही कम समय में तीव्र परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है कि जो रक्त दानव तारा है इसका बाहरी आवरण एक चमकीले और टिमटिमाते हुए कण के साथ परमाणु बम की तरह विस्फोटित हो जाता है। और क्या होता है इस विस्फोटित तारे को ही सुपरनोवा तारा कहा जाता है। तो ये जो सुपरनोवा विस्फोट है तो इस विस्फोट के समय जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा सूर्य के द्वारा लगभग जो इतनी ऊर्जा 100 वर्षों में उत्सर्जित कर किया जाता है उतनी ऊर्जा होती है। तो ये जो प्रचंड ऊर्जा होती है ये कई दिनों तक आकाश को प्रकाशित रखती है। तो और जब ये सुपरनोवा घटना घटित होती है तो ये जो रक्त दानव तारा है इसके आवरण से द्रव्य राशि बाह
अंतरिक्ष में फैल जाती है। और यही राशि, ये जो जो द्रव्य द्रव्य राशि है, ये नए तारे के निर्माण के लिए आद्य पदार्थ है, यानी क्या बोलते हैं, प्रोटो मटेरियल के रूप में काम करता है। और क्या होता है, ये सुपरनोवा विस्फोट है तो उसके बाद जो इसका केंद्र है जो कि बहुत ही गर्म होता है वो सुरक्षित बच जाता है। तो उसमें क्या है, फिर से लगातार संकुचन होता रहता है और अंततः ये क्या होता है, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। और अब क्या होता है कि जो ये न्यूट्रॉन तारा है ये भी बहुत ही लंबे समय तक लगातार सिकुड़ता चला जाता है। और अंत में क्या होता है कि बहुत ही अधिक मात्रा में जो मास है, द्रव्यमान है, वो एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को में जिसमें परिवर्तित हो जाता है, तो इन्हें ही ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहा जाता है। और ये जो ब्लैक होल होते हैं इससे किसी भी द्रव्य का, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं गुजर सकता, इसके लिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है और इसको देखा नहीं जा सकता। और जो ब्लैक होल है इसकी संकल्पना जॉन व्हीलर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी।